गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफिस। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। आज हम पढ़ रहे कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण जो दिल्ली सल्तनत थी 16th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन या फिर पतन होने लग गया। बट द डिक्लाइन कैन बी कंसिडर एज एन इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज विच ग्रेजुअली वीकन देयर रूल। ब्रॉडली दे कैन बी समराइज एज फॉलोज। लेकिन ये जो पतन था ये बहुत सारी नीतियों के कारण हुआ था, जिनके कारण धीरे धीरे जो सल्तनत का शासन है वो कमज़ोर होने लग गया। और इसको हम संक्षेप में ऐसे जान सकते हैं: लैक ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के नियमों की कमी। देयर वर नो फिक्स रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द डायनेस्टीज। देयर वर बिटर rivalries एंड struggles for supremacy among the subordinates or sons to gain supremacy due to jealousy। अब देखो, कोई ये जो डायनेस्टी थी, वंश थे, इनमें कोई फिक्स उत्तराधिकार का नियम नहीं था। जैसे ही राजा मर जाता था तो उसके जो सहायक होते थे उसके या फिर उसके जो बेटे होते थे, उनमें सत्ता पाने के लिए कड़े युद्ध या फिर संघर्ष होते थे, जिसके कारण जो राजनीतिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती थी। नेक्स्ट है पावर ऑफ नोबल्स। जो दरबारी हैं बहुत शक्तिशाली होते थे। द नोबल्स बिकेम पावरफुल बाय हैविंग प्रोविंस टू रूल और कंट्रोल। द किंग्स वर डिपेंडेंट ऑन दैम फॉर रेवेन्यू और सर्वाइवल। ग्रेजुअली दीज नोबल्स अज्यूम्ड देमसेल्व्स टू बी किंग्स एंड फ्रैक्चर्ड द किंगडम इनटू स्मॉल स्टेट्स। जो नोबल्स थे वो शासन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, और वो शक्ति, क्योंकि वो प्रोविंस के एक बड़े हिस्से पे अपना अधिकार रखते थे, राजाओं को लगान इकट्ठा करने के लिए और राज्य करने के लिए इन्हीं नोबल्स पर डिपेंड होना पड़ता था। धीरे धीरे जो नोबल थे उन्होंने अपने आप को राजा मानने लग गए वो, और उन्होंने राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में फ्रैक्चर कर दिया, तो तोड़ दिया। पॉलिसी ऑफ एरोगेंस, दमनकारी नीतियाँ। देयर वर मैनी रूलर्स हु वर एक्सट्रीमली ऑटोक्रेटिक एंड harsh on the people of the kingdom. They considered themselves to be God. This was a major cause of discontentment among the people. देखो, बहुत सारे जो राजा थे वो बहुत ही निरंकुश थे, और जो जनता थी उसके प्रति कठोर नीतियाँ अपनाते थे। वो अपने आप को भगवान मानते थे, जिसके कारण जो जनता थी उसमें डिसकंटेंटमेंट या फिर असंतोष फैल गया। इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, जो नीतियाँ थी उनमें असंगति होना। ईच रूलर ब्रॉट हिज ओन पॉलिसी, हर राजा अपनी नई नीतियाँ लाती थी। देयर वर नो स्ट्रीमलाइनिंग इन द गवर्नेंस। पीपल वर लेफ्ट टू द पर्सनल फैंसीज ऑफ डिफरेंट किंग्स। अब जो सरकारी नीतियाँ थी उनमें कोई संगति नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग थे, आम जनता थी, उनको अलग अलग राजाओं की पसंद के अनुसार रहना पड़ता था। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट स्मूथ एंड केप्ट फेराइंग। जो न्यायिक और प्रशासनिक स्थिति थी वो अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी, और समय समय पर बदलाव हो रहे थे। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स स्टार्टेड डिवाइडिंग द सोसाइटी। जो गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाए जाते थे, इससे समाज अलग अलग वर्गों में बंट गया। The end of Sultanate brought about a change of rulers and dynasties by foreigners. The Mughal Empire set foot on the Indian subcontinent, and we shall study about them in subsequent chapters. अब देखो, जो सल्तनत थी उसमें बहुत सारे राजा बदले, बहुत सारे जो वंश है विदेशों के द्वारा बदलाव होते रहे। मंगोल एम्पायर ने, जो मंगोल साम्राज्य था, उसने भारतीय साम्राज्य में अपनी जड़ें जमा ली। मंगोल नहीं बेटा, सॉरी, मुग़ल साम्राज्य। जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना हो गई, जिसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मंगोल अटैक्स है, देखो, इन्वेजन बाय चंगेज़ खान। जो चंगेज़ खान है उसका हमला। जो मंगोल थे उन्होंने चंगेज़ खान के अधीन जो ट्रांसुक्सानिया था उस पर आक्रमण किया 1219 में, जो ईरान के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत थी उसने इसके बाद जो मंगोलों के हमले का सामना किया। मंगोल अटैक्स ऑन द Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of मोहम्मद तुगलक रूल। अब देखो, जो दिल्ली सल्तनत है उसको अलाउद्दीन खिलजी के शासन और मोहम्मद तुगलक के आरंभिक वर्षों में मंगोलों के हमले का सामना करना पड़ा। दीज फोर्स द टू रूलर्स to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. The two sultans deal with this in their own ways. इसलिए जो दो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनको एक बड़ी गतिशील, एक डायनामिक
आर्मी रखनी पड़ी, जिसके कारण उनको एक प्रशासनिक चुनौती का सामना भी करना पड़ा। और दोनों ही सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना अपने अपने तरीक़ों से किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत, दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन डिफेंसिव मेजर। मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक दिल्ली सुल्तान ने अपने रक्षात्मक उपायों के लिए अभियान चलाए, मतलब मंगोलों से रक्षा करने के लिए उपाय किए। जो मोहम्मद तुगलक के जो उपाय किए गए थे उनको मंगोलों से हमले के प्रति रक्षात्मक उपाय के रूप में कंसीव मतलब माना जाता है। कंपैरेटिव स्टडी दे रखी है जिसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। खिलजी और तुगलक के बीच में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। जो दिल्ली थी उस पर 1299 और 1302 में 2 बार अटैक किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो स्टैंडिंग आर्मी थी उसकी संख्या बढ़ा दी। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो सल्तनत थी उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के राइन मतलब शासनकाल के अर्ली ईयर्स में जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया था। मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी को हरा दिया गया। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सानिया। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब यहाँ पर मोहम्मद तुगलक इतना कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी के बारे में कि उसको लगा कि वो ट्रांसोक्सानिया पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए उसने अपनी आर्मी में सिपाहियों की संख्या बढ़ाई। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सेरी फॉर हिज सोल्जर्स। अपने सिपाहियों के लिए अलाउद्दीन ने एक नया सैन्य नगर की स्थापना की जिसका नाम सेरी रख दिया गया। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ 4 cities of Delhi, Ekuna, was emptied for its resident and the soldiers garrisoned there. The residents of old city were sent to the new capital of दौलताबाद in the south. अब देखो नया गैरिसन टाउन बनाने की बजाय मोहम्मद ने क्या किया, उसने तो दिल्ली कुना के 4 शहर थे उन पुराने शहर उनको खाली करके इनको ही सैन्य नगर बना दिया और यहाँ के जो निवासी थे उनको दौलताबाद भेज दिया गया। Soldiers had to be fed. This was done through a produce called collected as tax from the land between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at as आएगा 50% ऑफ द पीजेंट सील्ड। जो सोल्जर्स थे उनको खाना भी देना होता था, सैलरीज भी देनी होती थी, जिसके कारण जो रेवेन्यू था वो बढ़ा दिया गया। स्पेशली दोआब का जो एरिया था गंगा और यमुना के बीच का वहाँ पर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया। लगभग किसानों की उपज का 50% जो हिस्सा है वो लगान के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता था। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया मीन्स दोआब की बात हो रही थी। यहाँ से जो टैक्स होता था वो आर्मी के लिए सफिशिएंट होता था, बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज number of soldiers the sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. अब देखो क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी उसके सोल्जर्स को फीड करना होता था, सैलरीज देनी होती थी, इससे सुल्तान को ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़े। और ये टैक्स कब लगाए गए, जब दोआब में कौन सा एरिया गंगा और यमुना का जो कि बीच का क्षेत्र है जिसको दोआब कहा जाता है, तो फेमाइन के अकाल जब बारिश नहीं हुई उस टाइम पे टैक्स बढ़ा दिए गए। Soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay the soldiers in cash rather than iqtas. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi. It was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the prices. To stop this, Alauddin controlled the prices of good. Again, it's repeated in Delhi. Prices were carefully surveyed by the officers, and merchants who did not सेल एट द प्रेस्क्राइब रेट्स वर पनिश्ड। अब सोल्जर्स को सैलरी देनी होती थी, अलाउद्दीन ने क्या किया, उनको इख्ताज लैंड की बजाय पैसे कैश में देना उचित समझा। जो सोल्जर्स थे उनको खुद अपना सामान व्यापारियों से खरीदना होता था, इसलिए राजा को डर था कि जो व्यापारी हैं वो कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसको रोकने के लिए जो अलाउद्दीन था उसने कीमतों पर नियंत्रण किया और जो चीज़ें थी उनके प्राइस फिक्स कर दिए गए और साथ साथ उनका समय समय पर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता था। जो व्यापारी रेट बढ़ाते थे उनको सज़ा दी जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसने भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज दी, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज अ टोकन करेंसी सम व्हाट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी बट मेड ऑफ चीप मेटल नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। पीपल इन द 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all the taxes
to the state with this token currency, the cheap currency also could be counterfeited easily. अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक पैसे में कैश में सैलरी देता था, लेकिन प्राइस कंट्रोल करने के बजाय उसने टोकन करेंसी की शुरुआत की। और ये टोकन करेंसी किससे बनी होती थी? सस्ती धातु से, तांबे और कांसे से, कॉपर से बनी होती थी, ठीक है, ब्रॉन्ज और कॉपर से बनी होती थी। और इसको गोल्ड और सिल्वर के समान ही वैल्यू दी जाती थी, लेकिन उस सेंचुरी के लोग भी बहुत ही चालाक थे और उन्होंने इन सिक्कों को ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए वो जो टैक्स देते थे वो इन चीप कॉइन्स में देते थे, जिसके कारण जो स्टेट था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और ये जो करेंसी थी इसको आसानी से बदला भी जा सकता था, ठीक है, इसकी अदला बदली की जा सकती थी। अदला बदली मीन्स इसको सिल्वर के कॉइन्स के साथ बदला जा सकता था, इनका सेम रेट रखा गया। Alauddin's administrative measures were quite successful and chronicles praise his reign for his cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. अब जो अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक उपाय थे वो बहुत ही सफल थे और उस समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसकी कम कीमतों और चीज़ों की सप्लाई के लिए उसकी काफ़ी सराहना की है। उसने बहुत ही सफलतापूर्वक जो मंगोलों के हमले थे उसके थ्रेट को रोका या फिर मंगोलों के हमलों को रोकने की कोशिश की और वो सफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के जो मेजर्स थे वो बहुत ही असफल थे। हिज कैंपेन टू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। ही देन गिव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसोक्सानिया एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी. Meanwhile, his administrative measures resented the raising of taxes and famine in Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion and finally the token currency had to be recalled. अब देखो कश्मीर की तरफ से जो ट्रांसोक्सानिया की तरफ जा रहा था उसके कारण उसका जो हमला था वो बहुत ही उसको डिज़ास्टर का या फिर विनाश का सामना करना पड़ा। उसको अपनी जो आर्मी थी उसको वापस लेना पड़ा, वापस मोड़ना पड़ा और इसी बीच जो उसके प्रशासनिक उपाय थे उससे भी जनता में रिजेंटेड मतलब असंतोष फैल गया। जो टैक्स बढ़ रहे थे गंगा यमुना में फेमाइन के टाइम में उससे विद्रोह होने लग गए और फाइनली जो टोकन करेंसी थी उसको भी ख़त्म करना पड़ा। तो देखो बेटा मतलब यहाँ पे ये उसने मतलब वो बहुत इम्प्रैक्टिकल सोचता था, मतलब प्रैक्टिकली नहीं सोचता था वो उसके दिमाग में कुछ भी ख्याली बुलाव आ जाता था वो वही नीतियाँ बना देता था, जिसके कारण उसको वाइजफुल भी कहा जाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पढ़ें, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।